नमस्ते साथियों, जैसा कि आपको सूचना मिली गई होगी, नीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तारीख भी तय हो चुकी है। यूट्यूब पे काफी वीडियो भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि यूट्यूब पे सभी कुछ नहीं बताया गया और साथ ही पता नहीं किस बात की उन लोगों को जल्दी है, तो फटाफट वीडियो डाल के और बच्चे की क्या समस्या है, अभ्यर्थी की क्या दिक्कतें हैं, वो कुछ भी नहीं देखा और फटाफट वीडियो बना दिया, आया और बना दिया। थोड़ा सा रिलैक्स लेके पूरा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं फिर डालते हैं तो ज्यादा बढ़िया होता। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि इस वैकेंसी में क्या बदलाव हुए हैं, साथ में ही क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं, क्या विशेष शिक्षाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, उन सब के बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ही लास्ट में हम आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने यूट्यूब से ही उठाए हैं बच्चों के कमेंट्स देखते हुए कि इस तरीके की समस्याएं हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, चाहे आप 1x में देखें 2x में देखें, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में ही एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो भी आप इस वीडियो में देखते हैं और उसके बाद में कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में रख लीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए, ताकि एक लाइव सेशन में हम उस कमेंट्स जितने भी कमेंट आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जो आपकी जनरल प्रॉब्लम है उसके बारे में एक लाइव सेशन रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। सरकार ने इतनी वैकेंसियां निकाल दी है कि बच्चों को पता ही नहीं पड़ रहा है कि अब वैकेंसी किसकी तैयारी करें। लगभग 14-15 वैकेंसी एक साथ निकाल दी सरकार ने। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। जैसे हम इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद में। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा कि ये एग्जाम कौन करा रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर बार की तरह ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑनलाइन आवेदन कब भरे जाएंगे, तो 16 तारीख से, इसी 16-12 से भरे जाएंगे और कब तक रहेंगे, पूरे 1 महीने 15 तारीख तक। तो आपको किसी भी प्रकार की इंतजार नहीं करना है, जैसे ही आपको समय मिलता है फॉर्म भर देना है। लास्ट टाइम पे हो सकता है कि वेबसाइट चले ना चले, यही बात नेक्स्ट लिखी हुई है कि आपको जो पैसा जमा कराना है वो भी इसके साथ में जमा कराना है। आपका पहले पैसा डिडक्ट होगा, उसके बाद में फॉर्म फिल होगा। जो एडमिट कार्ड है उसकी भी इन्होंने डेट दे दी है, 19 तारीख एडमिट कार्ड आ जाएगा शाम को 4 बजे। और हो सकता है संभवतः अगर कहीं सेंटर बाहर आते हैं तो उसकी सूचना पहले दे दी जाएगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट आजकल जो पहले बता देते हैं वो प्रावधान है और इसमें भी वो प्रावधान यथावत रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा की तिथि। और परीक्षा की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा था और मैं आपको कह ही रहा था कि परीक्षा निश्चित समय पर होगी, और वही हुआ। जनवरी में ना सही फरवरी में परीक्षा कंडक्ट कराने की आयोजन करा है। और 27 तारीख दूसरा महीना यानी कि 27 फरवरी 2025 को ये परीक्षा की जाएगी और 2 पारियों में की जाएगी। अब स्टूडेंट कितने बढ़ते हैं उस हिसाब से वापिस पारी बढ़ जाएगी, तो वो तो खैर सरकार के ऊपर है, अपने परीक्षा से मतलब है। तो कब होगा, तो जो पहली पारी का है वो 10 से 12:30 यानी कि मोटा मोटा 2.5 घंटे का पेपर होगा हर बार की तरह। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा 3 से 5:30 बजे, ये फिक्स वही बात कि 2.5 घंटे का ये भी पेपर होगा। तो कौन कौन किस पारी में बैठेगा उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा प्राप्त होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांचों में समय लगेगा। जांच पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि आपको 1 घंटे पहले जाना है, 1 घंटे पहले डोर बंद हो जाएगा वहां का, और आपको पहले एक्स्ट्रा 10 मिनट पहले दे दिया जाएगा पेपर, ताकि आप उस पर क्या नोटिफिकेशन सारी जो सूचनाएं हैं वो सारी नोटिस है वो आप पढ़ लेंगे। ठीक, लेवल 1 और लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। बेसिक सी बात है। सामान्य सूचना, ये परीक्षा कौन करा रहा है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी पर जाकर रीट 2024 पर भरे जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। समस्त अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम और परीक्षा का लेवल आपका कौन सा फर्स्ट लेवल है या सेकंड लेवल है, उसको मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित बैंक ऑनलाइन भुगतान करना है, जिसका आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई जिससे भी करना चाहें। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर जाना,
जा सकेगा। बैंक से शुल्क का सत्यापन वेरिफिकेशन जैसे ही होता है उसके पश्चात अभ्यर्थी अपना परीक्षा का पत्र ये RJUD राजस्थान एजुकेशन बोर्ड .rajasthan.government.in पर जारी लिंक रीट 2024 से भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया व प्रपत्र उपलब्ध उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय पर स्वीकार नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है कि जैसे फॉर्म भरा जाता है वैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन की ही इसमें सुविधा है, ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है। ऑफलाइन स्वीकार्य नहीं होंगे, पहले आपका पैसा डिडक्ट होगा, उसके बाद में जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, इन्होंने लेवल प्रथम के लिए 550 रुपए रखे हैं, लेवल द्वितीय के लिए 550 और कोई ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने STC और B.Ed दोनों कर रखी है उसके लिए 750 रुपए रखे हैं। तो ये परीक्षा का शुल्क है जो सभी कैटेगरी के लिए समान है। ठीक है, आवेदन के पास प्रत्येक लेवल हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो लेवल फर्स्ट है उसका फॉर्म भरेंगे तो आपके पास BSTC की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में ही DLED और उसके साथ में ही अगर आप लेवल सेकंड का पढ़ते हैं तो B.Ed का होना चाहिए। दोनों लेवल पढ़ते हैं तो आपके पास दोनों डिग्री होनी चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 3 जो नीचे आएगी उसके बारे में बात करेंगे के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आवेदन पर आवेदन करने का पात्र है कि आप इस परीक्षा में पात्र हैं या नहीं है। जो इनकी शर्तें हैं उनके अनुसार आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपको पत्र भरना है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, यानी कि आप जल्दबाजी में कोई शुल्क जमा करा देते हैं तो वो वापिस नहीं होगा, रिवर्ट नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस वेबसाइट पर जारी कर लिंक 2024 से डाउनलोड कर लें। यानी कि जो अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं फॉर्म फिल कर दूं तो इसका एक सैंपल वहां पर दिया हुआ है और उस सैंपल के माध्यम से आप उसको पूरा फिल करके फिर आप ऑनलाइन उस पर फिल कर सकते हैं। मतलब आपको एक डेमो दे रखा है कि आप इस तरीके से भर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षार्थी अपना नाम, माता पिता का नाम, वर्तनी अपने कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज कराएंगे। यानी कि आपकी 12वीं की जो परीक्षा है उसके अनुसार नहीं, 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसके अनुसार आपको फिल कराना है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही है। फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मतलब जब भी आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले सारी चीजें आएगी और उसके बाद में आपको फॉर्म को राइट करना है। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा फोटो आप अपलोड करें जो 3 महीने से पहले का नहीं हो, लेटेस्ट फोटो हो। और आप एक और बात ध्यान रखें कि इसमें अगर आपने क्लीन शेव कर रखी है तो और वो फोटो लगा रखा है तो आपको एग्जाम्स में वैसा ही बैठना है, क्लीन शेव करके ही बैठना है। और अगर आपने क्लीन शेव नहीं, बियर्ड बढ़ा रखी है तो आप वैसे ही बैठना है। ये कॉपी किया है वहां से UPSC से, वहां यही होता है ना। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग करते हैं आप तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चश्मा लगाकर ही फोटो सबमिट कराना है। देखिए 3 बातें का ध्यान रखिए। एक तो आप ऐसा फोटो जहां पे दाढ़ी रखते हैं तो उसमें होना चाहिए, दूसरा क्लीन शेव रखते हैं तो उसमें होना चाहिए, और अगर आप चश्मे का यूज करते हैं तो चश्मा लगाकर आप फोटो को सबमिट कराना है, फिर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फोटो सबमिट कर दिया और आप चश्मा लगाते हैं तो आपको एग्जाम हॉल से चश्मे को हटवा सकते हैं। तो इस तरीके की 3 ये नई बातें हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और साथ में काले चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटो, ऐसा नहीं है कि आप रेबन का ऐसा गॉगल्स बन के चले जाएं तो वो जो फोटो आपका जो होगा, ये फॉर्म भरेंगे आप, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। ये नई बात है इसमें कि जो 10th की आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा 10वीं की मार्कशीट अपलोड किए, बाकी सभी का आपके पास में रोल नंबर और आपके परसेंटेज होने चाहिए। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर ले। यदि आपने मान लीजिए लेवल 2 के लिए 1 नहीं 2 फॉर्म भर लिए हैं तो 2 फॉर्म में से जब आप भरते हैं तो आपको वापस उस वेबसाइट पर ऑप्शन दिया जाएगा और उसके ऑप्शन के बाद में आपको एक का चयन करना होगा कि आपकी फॉर्म कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो आपका गलत है वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाएगा। अन्यथा 2 या अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी के समस्त फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं कि आप 2, 3, 4 फॉर्म भर लेते हैं कुछ गलती के कारण, तो आपको एक बार तो कहा जाएगा कि इस तरीके से आप क्या करें
कि उसको सही करने में, सुधार करने में, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सारे फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आप सब भी चेक कर ले में कि ये जो मैंने सारी चीजें डाली है वो सही है, क्योंकि ये मेंस में ऑटोमेटिक वापस फिल होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। सबमिट बटन पर दबाएं। प्रविष्टि का सही होने पर संबंध साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेशन पर निर्भर नहीं रहे। ऐसा नहीं करना है कि आप उन पे भरोसा कर ले में और वो कुछ भी भर दे में। तो आपको स्वयं चेक कर लेना है कि आपने उसमें क्या क्या भरा है, क्या क्या सही गलत है, क्या क्या सही है, ठीक है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आपको कोई संशोधन नहीं करेंगे। अगर आप दूसरा फॉर्म फिर फिल करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको पैसा वापस डिडक्ट होगा, फिर चालान नंबर जनरेट होगा, उसके बाद वापस फॉर्म फिल होगा। अगर आप 4 फॉर्म भरना चाहते हैं अलग अलग एक ही कैटेगरी में, तो 4 फॉर्म के अलग अलग पैसे कटेंगे और उसके बाद में वापस आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा फॉर्म आपको रखना है, तो 3 ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से ये पत्र भरना, और उसके साथ में जब ये आ जाएगा पूरा इसका फॉर्म का, तो उस समय भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, वो भी आप उसमें या इस चैनल पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर स्वयं के पास सुरक्षित कर लें, क्योंकि उनकी वेबसाइट से बहुत सारा डाटा डिलीट करना होता है। तो वो भविष्य में हो सकता है आपको फॉर्म कहीं मिले ना मिले, तो उसकी एक प्रिंट अपने पास जरूर रख लें। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली-भांति जांच कर लें और इसे कहीं त्रुटि और संशोधन कर लें, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकते हैं और परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं। यानी कि आप बहुत ध्यान से वो फॉर्म भर लेना, और अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं और भविष्य में ऐसी कोई दिक्कतें आती है तो वो वापस रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, ये तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में ऊपर लिखा हुआ था कि आप क्या इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली से 5वीं तक जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए बात करते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, में उत्तीर्ण हो, इस कोर्स में अध्ययनरत हो। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, रनिंग में हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार ऐसा प्रावधान आया है कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका चाहे रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वालों का वैसे फर्स्ट ईयर का आ ही चुका होता है, तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा ये लिखा हुआ है कि आपको 50% अंक के साथ में 12वीं की परीक्षा पास करनी है और उसके साथ में ही आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, वो शिक्षा शास्त्र में हो या डीएलएड में हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यह भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये पास होनी चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए। इसके साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, यानी कि आपने शिक्षा शास्त्र में कर रखा है तो आप द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण होगा, तो आप 45% है और आपने शिक्षा शास्त्र कर रखी है तो आप उसमें पात्र होंगे। नेक्स्ट, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो। यदि आप 50% 12वीं कर लिए और आप 4 वर्ष का कोर्स कर चुके हैं तो वो भी इसमें बीएलएड हो, डीएलएड नहीं हो, बीएलएड हो, तो उसमें आप पात्र होंगे 4 वर्ष का जो कोर्स है उसमें, ठीक है। अब न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र यानी कि विशेष शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात की गई है, और में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो। यानी कि जो विशेष शिक्षा वाले हैं, जो स्पेशल बीएड करते हैं, स्पेशल एसटीसी करते हैं, यहाँ पे एसटीसी की बात हो रही है, तो स्पेशल एसटीसी में आप 50% 12th में पास हो या इसके सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप उसको पास कर चुके हो, तो उनके लिए ये बात कही गई है विशेष शिक्षा के बारे में। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो स्नातक हैं, बीए हैं और प्रारंभिक शिक्षा में है, वो में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना तो उत्तीर्ण या इस कोर्सेज में अध्ययनरत हो। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने स्नातक कर रखी है और जिन्होंने क्या कर रखी है, प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वो चाहे उसमें उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में अध्ययनरत हो या रनिंग में हो, वो भी इसको एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रही इसकी।
अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक ये है, और इसके अनुसार, इस जट के अनुसार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त ODL है ना, यानी कि DLED, जिसको ODL के नाम से जाना जाता था, पाठ्यक्रम को सामान्य DLED के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि यूपी से जो कोर्स कराया जाता था, जो सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापक थे, है ना, जो लग चुके थे पहले, और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो अगर वो एग्जाम देते हैं तो वो किसके समान है, तो लेवल 1 में एग्जाम दे सकते हैं, लेवल 2 में नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3.2 की, यानी कि 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए लेवल 2 के बारे में। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, यानी कि वही बात है, आपने बीएड कर रखी हो, स्नातक कर रखी हो, बीए कर रखी हो और बीएड कर रखी हो, तो आप उसके लिए पात्र हैं। और दूसरा बात है कि न्यूनतम 50% के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर में बीएड अभ्यर्थी या बीएड कोर्स में अध्ययनरत। ये देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके 50%, चाहे स्नातक में हो या स्नातकोत्तर में हो। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिसके स्नातक में 45% हो गए, 46% हो गए, है ना, तो वो व्यक्ति स्नातक में लगा के स्नातकोत्तर लगा दे, जिसके अगर 50, 51, 52 जो भी परसेंटेज है ऊपर, तो वो लगा सकते हैं। अगर आपके 50% इसमें पहले से है तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है, तो ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, यानी कि आपके पास 45% के साथ स्नातक हो और शिक्षा शास्त्र में आपने क्या कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, मैं होते हैं जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी 45% और शिक्षा शास्त्र आपके पास अवेलेबल हो। यस, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, बीएड, डीएलएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो, यानी कि 50% आपके पास जो ग्रेजुएशन है, 12th है सॉरी, उसमें पास होने चाहिए और आपने 4 वर्ष का कोर्स कर रखा हो, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया और बीएड आपने कर रखी हो, उत्तीर्ण हो या उसके अंतिम वर्ष में हो, ये बात हो गई। चलिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं बीएड विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण या बीएड विशेष शिक्षा में अध्ययनरत। ये भी विशेष शिक्षाओं के लिए है कि आप 50% आपके होने चाहिए स्नातक में और बीएड कर रखी हो विशेष शिक्षा में, या आपकी विशेष शिक्षा में बीएड रनिंग हो। तो शिक्षा शास्त्र, बीए बीएड, बीएससी बीएड, नॉर्मल बीएड और ये विशेष शिक्षा, इन चारों की 5 की हमने बात कर ली। ठीक है, योग्यता के लिए अधिसूचना एवं गाइडलाइन एनसीटीई की अधिकृत वेबसाइट इस पे दी हुई है। ठीक है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ये लाइन छोड़ देते हैं, कोई इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम, इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। कि इनकी वेबसाइट पे जो जो कोर्स दिए हुए हैं वहां से अगर आपने ये सारे डिग्री और डिप्लोमा की है तो वो मान्य होंगे। साथ में ही शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पूर्णवास परिषद यानी कि आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यानी कि आरसीआई ने अगर आपके पास में टोकन नंबर दे रखा होगा और साथ में ही आरसीआई ने जो कॉलेज अवेलेबल करा रखा होगा उसमें ही आप पात्र होंगे, अगर दूसरी जगह से पात्र नहीं होंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा, परंतु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी। यानी कि आरसीआई ने आपको सर्टिफिकेट दे रखा हो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीटीई ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आरसीआई से रजिस्टर्ड जहां पे भी कर रखे हैं कोर्स तो वहां की सारी मान्य है। किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण, जो अध्ययनरत हैं उनके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो व्यक्ति एनसीटीई या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत हैं, यानी कि जो पढ़ रहे हैं एवं एनसीटीई द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम
शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो रीट 2024 में बैठने के पात्र हैं, किंतु उपर्युक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपर्युक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता एवं रीट 2024 न्यूनतम प्राप्तांक प्रशिक्षित सहित उत्तीर्ण कर लिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने, मैं समझा देता हूं ये क्या विषय वस्तु है। देखिए, यदि आपने बीएड या एसटीसी कर रहे हैं, किससे, स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं, तो एक तो राज्य सरकार द्वारा जितने भी कॉलेज अलॉट किए हुए हैं वो होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मेंस देना चाहते हैं तो मेंस देने से पूर्व जब भी उसकी डेट आती है उससे पूर्व आपके पास क्या होने चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कुल मिला के बात यह, ठीक, तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी विषय वस्तु में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, बीएड स्पेशल का कर रहे हो, स्पेशल एसटीसी का, तो ये नई बात इसमें जोड़ी गई है कि उनका जब मेंस का एग्जाम देंगे उससे पहले उनकी सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो जानी चाहिए, तभी वो मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार के पत्रांक, चलिए छोड़िए, इसके कोई विशेष महत्व नहीं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद शिक्षा में स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उनके स्नातक उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 50% होने चाहिए। ठीक है, ये 50% वाली बात है। अध्यापक लेवल प्रथम के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अध्यापक लेवल द्वितीय हेतु स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत की उक्त दोनों शर्तें प्रभावी होगी। ठीक है, ये बात भी हमने देख ली, 50-50% उसमें होंगे और बाकी जो साथ में शर्तें हैं वो सारी पूरी होगी। प्रत्येक लेवल के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा महिला, शहरिया अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, जो हम नीचे देखेंगे। इसमें जो आएगा कितनी कितनी छूट दे रखी है। ठीक है, हाँ, अब रही बात सिलेबस की, तो पहली बात तो यह है कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वही है सारी चीजें। और इसकी मैंने डिटेल वीडियो एक बना रखी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। नहीं देखी आपने तो आई बटन में भी लगा दूंगा मैं, साथ में ही इस वीडियो के एंड में भी आपको सजेस्ट हो जाएगा कि कौन सा वीडियो है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि आपकी साइकोलॉजी आएगी, वो कितने नंबर की होगी, तो 30 नंबर की होगी और 30 प्रश्न आएंगे। पेपर कितने का होगा, तो 150 का पेपर होगा। ठीक है, और आपको कितने लाने हैं, 60% लाने हैं। 60% मतलब कितने हो गए सर, 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्या माइनस मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कितने हैं सर, 5 ऑप्शन आएंगे इसमें। क्या ई भरना जरूरी है, तो मेरी राय है कि ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि माइनस मार्किंग ही नहीं है तो ई ऑप्शन क्यों भरना, एबीसीडी में से ही कोई भरना है। ठीक, हाँ, दूसरी बात है, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप जैसे कि 4 गोले हैं, ठीक है, ये 4 है और 5वां ई का ऑप्शन है, यदि आप इसमें भी टिक नहीं करते हैं, इसमें भी नहीं करते हैं, इसमें भी नहीं करते हैं, इसमें भी नहीं करते हैं और इसमें भी नहीं करते हैं, यानी कि सारा ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो आपका नंबर कटेंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी, आपको भाषा का चयन करना होगा। भाषा आप चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा, आपको भाषा एक और चयन करना होगा, पहली भाषा और दूसरी भाषा, उसमें भी सभी सब्जेक्ट सेम है, जो भी आप चाहें, मुख्यतः हिंदी यहाँ पे करनी होती है और सेकंड संस्कृत या इंग्लिश, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, हाँ, अब रही बात 4th पार्ट की, तो इसमें गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे। 50-50% का इसका रेशियो रहता है टीचिंग मेथड और क्वेश्चन का, है ना, तो गणित में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ आएंगे, वही बात है, 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के और 15 क्वेश्चन वापस प्रॉपर पर्यावरण अध्ययन के। इस सेम रूल जो है मैथ्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये है 150 नंबर का क्वेश्चन और ये रही बात लेवल 1 के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति वगैरह ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा लेवल ही आता है और निश्चिंत होकर तैयारी करें। जो मैंने बुक सजेस्ट की थी, अगर आप उसी पे हैं, अभी समय और बढ़ गया है तो काफी अच्छी बात है। अब लगातार तैयारी करें, डेट बार बार नहीं बढ़ेगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, 27 तारीख यानी कि 27 तारीख ही रहेगी, ये मैं आपको बात आज बता देता हूँ। क्यों, इसका कारण ये है कि बाद में बोर्ड के एग्जाम है, जो रीट का एग्जाम है आपका
उसको खिसकाया गया है, मतलब बोर्ड के एग्जाम खिसकाया गया है फिर इसको रखा गया है, तो इसका मतलब नहीं होगा 101%। मैं आज ही कह रहा हूं और अभी कह रहा हूं, आप ये बात नोट कर लीजिए, 27 तारीख को ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई आगे बढ़ जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम कराना है, उसके बाद तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इनका मैथ्स का एग्जाम भी कराना है, ये तो पात्रता परीक्षा है। नेक्स्ट, छठी से 8वीं तक जो है वही 150 क्वेश्चन है और वही सारी बातें हैं। तो इसमें पहले साइकोलॉजी आएगी, दूसरे में फिर भाषा का चयन करना होगा, तीसरे में भी भाषा का चयन करना होगा, और चौथी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। और 60 क्वेश्चन किसके किसके आएंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण है, तो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन 60 आएंगे, चाहे आपका हिंदी हो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और मैथ्स है तो मैथ्स और साइंस है तो उसकी अलग बात है। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है, मैथ्स वालों के लिए ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक। तो ये बात हो गई इसमें। हाँ, मेंस में हिंदी प्रॉपर आएगी, फिर वो ये जो पोर्शन है एसएसटी वाला वो सारा कट जाएगा उधर मेंस में आगे। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा प्रथम में भाषा सेकंड के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा। यानी कि आप भाषा फर्स्ट जो चूज करते हैं उसमें आप अगर आपने हिंदी चूज कर लिए और आपने मान लिए संस्कृत के क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो वो नहीं मान्य होंगे, सारे गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ, अनुरूप ही तैयार होगा, जो आपका आवेदन पत्र में भरी हुई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा पेपर, और परिणाम भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। और प्रश्नों की प्रकृति फिर वही बात हो गई। परीक्षा कब आयोजित होगी, क्या होगा, तो उसकी हम बात कर चुके हैं। 27 तारीख को आयोजित होगा, 2 पारियों में यहाँ पे आयोजित होगा। फिर ये पारी कितनी बढ़ती है वो बात आगे की बात है, जो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो काम विभाग का है, वो करते रहेंगे, ठीक। जो परीक्षा जो प्रवेश पत्र है वो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले बैठना है, और बैठना तो 1 घंटे पहले है लेकिन पहुंच जाना है। परीक्षा में श्रुति लेखन के संबंध में आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश जिनकी वेबसाइट पर लिखे हुए हैं, कि वहां पे सारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारी सूचनाएं वहां पे परीक्षा कैसे है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। 10 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यू वाले होंगे, सब जानते हैं आप लोग ये तो। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प डी के रूप में होंगे, जिनमें से एक ही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो क्या है, इन्होंने फोटोकॉपी कर ली, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन 4 नहीं होंगे, 5 होंगे, ठीक है। ये बात किसी ने नहीं बताई, आप किसी ने बताई नहीं होगी, ये क्या नोटिफिकेशन कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। तो ऑप्शन डी नहीं, ई ऑप्शन तक होंगे, ध्यान रखना, 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे। खंडवार प्रश्नों की संख्या अनुसार 4 के अनुसार होगी प्रत्येक। ये तो चलो छोड़िए, अपने कुछ काम की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, और ये खंड बटे हुए होंगे, मतलब पेपर वो आगे से आगे, पर पहले साइकोलॉजी का होगा, फिर हिंदी संस्कृत इसका होगा, वो वाली बात बता रखी है। और यही बात वापिस इसमें लेवल 2 में भी अब बात आ जाती है कि आपको ओएमआर शीट जो दी जाएगी उसके 10 मिनट दी जाएंगे भरने के लिए। उसके बाद में आपको कोई भी ओएमआर शीट मोड़नी नहीं है, कुछ नहीं करनी है। आपकी एक ओरिजिनल कॉपी तो वहां सबमिट हो जाएगी और कैंडिडेट कॉपी आपको मिलेगी, और शिक्षक के हस्ताक्षर वगैरह सब होंगे, और ये सभी बात कर रखी है। अभ्यर्थी होते समय ओएमआर शीट की मूल प्रति तथा अभ्यर्थी प्रति अलग अलग करने की कोशिश नहीं करें, यानी कि आप उत्तर दे रहे हैं उसको अलग अलग करने की छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, पेपर से पेपर करना है। कुल मिला के बात ये है, और इसमें कुछ खास बात यहाँ तक नहीं है। ओएमआर शीट को किसी भी प्रकार रफ कार्य नहीं करना है, सब ये होशियार बच्चे कोई नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 में, यानी कि आपको कोई भी चीजें नहीं ले जानी है। अगर आप ऐसे कोई भी चीजों के साथ पकड़ा जाए जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है, ठीक है ना, तो उनको जेल हो सकती है 5 साल की और बड़ा जुर्माना लग सकता है, ठीक। अब बात आ जाती है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा सामान्य और जिन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है, यानी कि सामान्य, और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनके लिए जो नॉन टीएसपी में है 60, और जो टीएसपी में है उनको भी 60। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए 55, 5% की छूट है, और टीएसपी में वापिस यहाँ पे 36। एससी पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें 55% के लिए, ठीक है। हाँ, और समस्त विधवा परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक उनको 50% की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो ये प्रश्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग निःशक्त श्रेणी और नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति जो दिव्यांग है और वो सभी हैं,
40। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप दिव्यांग हैं और दूसरे स्टेट के हैं तो आपको 60% लाना जरूरी है। ये भी एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था कमेंट बच्चों का। शहरिया जनजाति अगर वो है तो 36% लाना उनको आवश्यक है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें दे रखी है, इनको आप स्किप करते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, अन्य आवश्यक क्या है, परीक्षार्थी को संपर्क हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना आवश्यक है। ध्यान रखना, आपको ईमेल आईडी देनी होगी उसमें जो चालू है, और उसके साथ में ही जो मोबाइल नंबर देना हो, बहुत ध्यान से भरिएगा। ओएमआर शीट की रीचेकिंग और ऐसे कोई सुविधा नहीं है, ध्यान रखना कि आप चाहें कि मेरी वापस रीचेक हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर आवेदन को नीला काला बॉल पेन लाना है, नीला बॉल पेन प्रेफर करना जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, 3-3 रुपए वाले जो आते हैं वो लेके जाना है। परीक्षा में प्रवेश पत्र के कुछ कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि जो रबड़ वाली ग्रिप वाली जो पेन होती है वो भी, लेकिन बहुत सारी जगह निकाल देते हैं। तो आप 3 रुपए का यूज कीजिए, उसमें 2.0 वाला भी आता है ना, 1.0 वाला भी आता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो ले लीजिए। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन सब घर पे रख के जाना है आपको, है ना, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत सीरियस है सरकार इस भर्ती परीक्षा को कराने में, क्योंकि वो जानती है कि पिछली सरकार किस तरीके से डूब गई और क्या उनकी नाकामियां रही। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण रखिएगा, ध्यान रखिएगा। परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व अगर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप आंसर की आ जाती है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है और अपनी आपत्ति दायर करनी है, और उसके साथ में ही 300 रुपए का चालान कटाना है। तो ये ध्यान रखिए। अब ये बात है कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 300 है या कितने हैं वो, क्योंकि लास्ट टाइम तो प्रत्येक क्वेश्चन पर 300 या 250 रुपए कुछ थे, तो हो सकता है इस बार भी वही हो। निर्धारित अंतिम तिथि को रात्रि 12 बजे बाद निष्क्रिय हो जाएगा, ये बात भी और वो भी 12 बजे तक जो दोनों जगह है, मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो भी, और इसकी आपत्ति लगा रहे हैं वो भी। ये आपत्ति वाली तो आंसर की आएगी उसके बाद की बात है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप 15 तारीख तक वेट ना करें, पहले भर लेगा फॉर्म। परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने पर प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथावत आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपना सकता है। देखिए, अगर कोशिश करेगा विभाग की एक ही पारी में हो जाए, लेकिन अगर अलग अलग पारी में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो वो जो 2 पारी दे रखी थी ऊपर, ये 27 तारीख को ये होगा फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में, तो इसकी तारीख बढ़ भी सकती है, 28 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो ये बात अलग है ना। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा सम्मिलित होने वाले प्रोविजनल रूप में अनुमति प्रदान की जाएगी। उक्त परीक्षा में बैठने से पूर्व योग्यता दस्तावेज नहीं चाहे गए हैं, ये छोड़िए, कुछ अपने काम की बात नहीं है। ठीक है, ये तो सारी कानूनी विवाद वाली बात होगी। अभी घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र जरूर भर लेना प्रिंट निकाल के, और उसमें जब आप फिल करेंगे तो हो सकता है कि ये घोषणा पत्र उसमें फिल करना हो, डालना हो। जैसे कि अभी सीईटी में आपने देखा होगा कि घोषणा पत्र सभी में कर रहे हैं, तो इन तीनों की प्रिंट निकाल के वहां पे कर देना अगर पूछा जाए तो। ठीक है, और बाकी इसका जो डिटेल वीडियो है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या मांग रहा है, इसका भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसी चैनल पर मैं डालूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि सर हमारे कुछ क्वेश्चन है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब आपकी बात मैं कह रहा हूँ, है ना, कि आपके कुछ क्वेश्चन है जिसपे हम 7-8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें, हम एक लाइव सेशन रखेंगे, और लाइव सेशन में भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसी में डिस्कस करेंगे, और बाकी हम सारे क्वेश्चन जो जेन्युइन है और लगभग सभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो आएंगे उसके बारे में हम सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बीए बीएड, बीएससी बीएड या कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पात्र हैं? तो जी हाँ, हाँ आप पात्र हैं। ठीक है, किसके लिए? एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए नहीं है।
जितनी भी वैकेंसी आई है सभी की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल श्रीमाली सर नाम से ही है, इस यूट्यूब के बायो में भी मिल जाएगी और डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। तो वहां पे सारी जितनी भी 14-15 वैकेंसी आई है अभी वो सभी की मैंने डाल दी है, रीट का भी मैं सारा इसमें डाल दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। आप देखिए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, अगर बीएससी बीएड, बीए बीएड या नॉर्मल बीएड भी कर रहे हैं, नॉर्मल एसटीसी भी कर रहे हैं तो आप सभी पात्र है, अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक सी बात है कि जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके एग्जाम नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा बात मैं एक और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप एग्जाम देना क्या करना चाहिए, तो एग्जाम देना चाहिए और एग्जाम देने से कोई विशेष नहीं है, आपको थोड़ा सा अनुभव होगा, बैठने का तरीका भी पता चलेगा कि कैजुअल है या कैसा है, और दूसरा पेपर कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका मेंटल भी थोड़ा सा आप फ्रेश रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आया है, जिन्होंने पहले परीक्षा दे रखी है क्या वो भी पात्र होंगे, तो जी हाँ, जो पहले दे रखी है वो पात्र होंगे। और अगर आपने पहले दे रखी है तो ऐसा नहीं है कि वो अपात्र हो जाएंगे, पात्र होंगे, पात्र रहेंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा है आप परीक्षा देवें या नहीं दे, लेकिन मेरी राय है कि परीक्षा दे देनी चाहिए आपको, है ना। तो पहले पात्र जो 2022 में जो हुई थी उसमें, है ना, तो ये 2024 में वापस हो रही है, आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस परीक्षा में पात्र नहीं होंगे, इसकी बात आगे बढ़ते हैं क्या है। पहले पात्र अभ्यर्थी को परीक्षा देनी चाहिए तो बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल देनी चाहिए, है ना। और नेक्स्ट है कि रीट 2022 पात्र हैं, पुनः 2025 में रीट 2022 पात्र हैं, पुनः 2025 में पात्र होने अथवा नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप 2022 में पहले से पात्र हैं और पात्रता होने के साथ में ही अगर आप 2025 में एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं इसमें पात्र हूं और इसमें पात्र नहीं हूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसमें आप पात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और इसमें भी पात्र हो जाएंगे तो आप वैसे भर सकते हैं। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देते हैं और पात्र नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2022 वाली आप मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हुए हैं अथवा नहीं हुए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो मैं अपने इसी चैनल पे डाल दूंगा, कुछ भी बदलाव होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था परंतु 2022 पात्रता पास कर ली तो पुनः देनी होगी अथवा नहीं देनी होगी। यानी कि आपने कोई फर्स्ट ईयर में एग्जाम, फर्स्ट ईयर थे, सेकंड ईयर में थे और थर्ड ईयर में थे, तो आपने उसमें 2022 में आपने एग्जाम दे दिया है, लेकिन क्या मुझे वापस एग्जाम देना चाहिए, तो जी हाँ, आपको बिल्कुल एग्जाम देना है। वो जो है आपको एग्जाम देना है। दूसरी बात यह है कि ये निर्धारित करता है कि आपकी मार्कशीट पहले आई है या उसकी मार्कशीट पहले आई है। आपकी मार्कशीट कब आई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थात ये कहने का मतलब है कि अगर आपकी मार्कशीट आ गई है, रिजल्ट आ गया है और उसके बाद में 2022 की रिजल्ट आया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मार्कशीट बाद में आई है और पहले इसका रिजल्ट आ गया है तो आप पात्र नहीं है, आपको 2025 वाला वापस देना होगा। नेक्स्ट है कि हो गया होगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जो आपको उसमें डाल देना, तो ठीक है। ये पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। जैसा मैंने कहा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के, मोटिवेशन बढ़ता है, हमें भी काम करने का थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और नई सूचना कुछ भी आती है जैसा मैंने आपको कहा तो वो भी इस पे आ जाएगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही जो टीचिंग मेथड है मैंने कुछ पढ़ा रखी है और कुछ व्यस्तता के कारण मैं नेक्स्ट नहीं करा पाया, कोशिश करूंगा डाल दूंगा। और नई कोई भी सूचना आती है तो मैं इस चैनल पे जरूर डाल दूंगा।
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।